बचपन से ना हमें एक बहुत ही बड़ा झूठ सिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल। कौन सा झूठ? यही कि कड़ी मेहनत ही सफलता की इकलौती कुंजी है। मतलब बस खून पसीना एक करो, दिन रात लगे रहो। ओहो, हाँ, कोलू के बैल की तरह बस जुते रहो। एकदम सही। और कहा जाता है कि बस मेहनत करते रहो तो सफलता झक मारकर आपके पीछे आएगी। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता कहाँ है? वही तो। अगर ये सच होता ना तो चिलचिलाती धूप में दिन भर जो ईंटें ढोने वाला मजदूर है। हाँ, वो तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। बिल्कुल। और वातानुकूलित कमरों में बैठे जो अरबपति हैं वो सबसे गरीब होते। एकदम सही बात है। ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जिसे हम रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं। हाँ, देखते तो हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को यही दिलासा देते हैं कि जो सफल हुआ उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। या फिर हम कह देते हैं कि अरे उसका तो पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर धन संचय का असली तंत्र क्या है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी विषय है। हमारी आज की चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार स्रोत है, जिसका नाम है अमीरी का विज्ञान और प्रचुरता की मानसिकता। ये स्रोत बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। हाँ, और इसका मुख्य तर्क यही है कि अमीर बनना कोई किस्मत या लॉटरी का खेल नहीं है। ये एक अचूक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसके अपने तय नियम है। तो आज हम उसी वास्तविक सिस्टम को डिकोड करेंगे जो ये तय करता है कि एक ही सड़क पर एक ही समय पर व्यापार शुरू करने वाले दो लोगों में से हाँ, उनमें से एक तो विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेता है। बिल्कुल, और दूसरा बेचारा जीवन भर बस अपना किराया और बिल चुकाने के जंजाल में ही फंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इस पूरी चर्चा की नींव ना एक बहुत ही तीखे और क्रांतिकारी विचार पर टिकी है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि दरिद्रता कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक मनोस्थिति है। मतलब ये सिर्फ एक सोच है? हाँ, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो बस किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो वो असल में अभाव की ओर ही बढ़ रहा है। मतलब वो मान लेता है कि यही उसकी नियति है। बिल्कुल। जीवन में न्यूट्रल गियर जैसी कोई चीज नहीं होती। न्यूट्रल गियर नहीं होता मतलब? मतलब ये कि जब तक कोई इंसान अमीर बनने का एक ठोस और चेतन निर्णय नहीं लेता ना, वो डिफॉल्ट रूप से गरीब बने रहने की राह पर ही होता है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, कहिए। मतलब गरीबी सिर्फ एक सोच है, ये सुनना बहुत ही कठोर और शायद थोड़ा सुविधा भोगी भी लगता है। कठोर तो लगता है, नहीं, लेकिन मेरा मतलब है जो व्यक्ति सच में अभाव में है, हाँ, जिसके पास कल के राशन के पैसे नहीं है, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबा है, हाँ, उनकी मुश्किलें बहुत असली हैं। वही तो। उसकी समस्या सिर्फ उसके दिमाग में कैसे हो सकती है? क्या ये जमीनी हकीकत या सिस्टम की खामियों को पूरी तरह से नकारना नहीं है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। किसी भी संघर्षरत इंसान से ये कहना कि भाई तुम्हारी स्थिति सिर्फ तुम्हारी मानसिकता का परिणाम है, ये तो बहुत ही निर्मम लगता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो यहाँ भौतिक अभाव या लोगों की वास्तविक पीड़ा को बिल्कुल नहीं नकारा जा रहा। मतलब स्रोत उनकी तकलीफों को अनदेखा नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। भूख, कर्ज और जो रोजमर्रा का संघर्ष है वो एकदम असली है। सिस्टम की खामियां भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो फिर ये दरिद्रता को मनोस्थिति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिद्धांत फोकस करता है नियंत्रण के केंद्र पर, जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बाहरी दुनिया या आपका बैंक बैलेंस केवल एक परिणाम है। बाहरी दुनिया सिर्फ एक परिणाम है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसकी वर्तमान स्थिति ही उसका भाग्य है, या जब तक सरकार या सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक तरह से हार मान लेता है। एकदम सही। उसका दिमाग उन रास्तों को खोजना ही बंद कर देता है जो उसे उस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब ये किसी को दोष देने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात को समझने के बारे में है कि बदलाव का पहला ट्रिगर हमेशा भीतर से ही दबेगा। जब तक अंदर से निर्णय नहीं होगा तब तक बाहरी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? हाँ, जब इंसान अपनी लाचारी को भाग्य मान लेता है, तो वो समाधान खोजना बंद कर देता है। यही वो मनोस्थिति है जिसे तोड़ना जरूरी है। मतलब जब तक इंसान ये स्वीकार नहीं करता कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलना है और ये संभव है, उसका दिमाग उन अवसरों के प्रति अंधा बना रहता है। बिल्कुल। अवसर शायद उसके ठीक सामने हो, पर उसे दिखेंगे नहीं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और इसीलिए ये माना जाता है कि एक पूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता
कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य अधिकार है। हाँ, जब ये अधिकार मांगने की मानसिक स्थिति बनती है ना, जब वो चाहत एक पक्के निश्चय में बदल जाती है, तभी भौतिक दुनिया में बदलाव शुरू होता है। तो मान लीजिए अगर मानसिकता बदल गई, इंसान ने तय कर लिया कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए और वो बदलाव का जिम्मा खुद ले रहा है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अगला कदम क्या है? मेरा मतलब है सिर्फ सोचने भर से तो आसमान से पैसे नहीं बरसने लगेंगे ना? बिल्कुल नहीं, उसके लिए काम करना होगा। लेकिन यहाँ बात आती है उस निश्चित कार्य प्रणाली की। निश्चित कार्य प्रणाली मतलब कोई तय सिस्टम है? हाँ, जैसे मान लीजिए गणित में बीजगणित या अंकगणित के नियम होते हैं। वो तो हर जगह समान काम करते हैं। बिल्कुल, या जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो हर किसी पर एक समान लागू होता है। वैसे ही धन संचय के नियम भी एकदम निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष है मतलब वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम ये नहीं देखता कि इंसान का IQ कितना है या उसके पास कितनी बड़ी डिग्री है। जो भी इस गणित को सही तरीके से लागू करता है, वो अमीर बनता ही है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही साधारण बुद्धि वाले लोग भी अपार संपत्ति बना लेते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ कई बेहद प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोग जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। मतलब योग्यता और सफलता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है? नहीं है, ये सिर्फ उस निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है अगर हम इस गणित या इस कार्य प्रणाली को बेकिंग की किसी रेसिपी की तरह देखें। अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपको एक बहुत ही जटिल चॉकलेट केक बनाना है। हाँ, तो उसके लिए सामग्री चाहिए होगी। बिल्कुल। अगर बेकिंग का तापमान ठीक 180 डिग्री है, मैदा, चीनी और कोको पाउडर का अनुपात एकदम सटीक है, और आपने उसे सही समय तक ओवन में रखा है, हाँ, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि केक बनाने वाले का IQ 150 है या 90। ओवन को आपके IQ से कोई मतलब नहीं है, उसे बस सही रेसिपी से मतलब है। एकदम सही। केक बिल्कुल परफेक्ट ही बेक होगा। तो क्या ब्रह्मांड का गणित भी ऐसे ही काम करता है? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इस रेसिपी का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि एक निश्चित तरीके से काम करना है। निश्चित तरीके से काम करना, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जैसे दो लोग एक ही तरह की दुकान चला सकते हैं। दोनों अपनी दुकान को बराबर समय देते हैं। सुबह से शाम तक बैठते हैं। हाँ, लेकिन एक दुकानदार सिर्फ गल्ले पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता है। और दूसरा ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझता है, अपनी सेवाओं में सुधार करता है और एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो खुद काम करे। मतलब दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन केवल दूसरा व्यक्ति उस निश्चित कार्य प्रणाली का पालन कर रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी रेसिपी में जो सबसे मुख्य सामग्री है, जो उस ओवन का तापमान तय करती है, वो है विचारों की दिशा। विचारों की दिशा। इससे मुझे ना उस सबसे रहस्यमयी और गहरे हिस्से की याद आती है। आप मूल तत्व की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही मूल तत्व या ओरिजिनल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा जादुई या दार्शनिक ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इसमें कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे तत्व से बना है जो हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब हमारा मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर की तरह है जो ब्रह्मांड में विचार भेजता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है। हाँ, तो इसे हम आज के विज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से कैसे समझें? क्या सच में कोई ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी है जो हमारी बातें सुन रही है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें किसी रहस्यवाद या जादू टोने में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो फिल्टर की तरह काम करता है। देखिए, दिन भर में हम लाखों सूचनाएं और दृश्य अनुभव करते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ बहुत सारा शोर है। हाँ, अगर हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को प्रोसेस करने लगे तो वो एक तरह से क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, दिमाग थक जाएगा। इसलिए हमारा दिमाग केवल उसी जानकारी को अंदर आने देता है जिस पर हमारा गहरा फोकस होता है। मतलब जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण होती है। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हाँ, बताइए। जैसे अगर आपने तय कर लिया कि आपको किसी खास ब्रांड की लाल रंग की कार खरीदनी है। मान लीजिए मुझे एक लाल SUV लेनी है। तो अचानक आपको पूरी सड़क पर वही लाल कारें दिखने लगती हैं, हर जगह। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से सबने वही कार खरीद ली हो। पर ऐसा नहीं है कि वो कारें पहले वहां नहीं थीं।
वो हमेशा से वहीं थी। अच्छा, बस मेरा दिमाग पहले उन्हें फिल्टर कर रहा था। बिल्कुल। और अब चूंकि आपने अपने दिमाग को निर्देश दे दिया है, तो वो उन्हें ढूंढ रहा है। तो जब स्रोत कहता है कि ब्रह्मांड एक मूल तत्व से बना है जो विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, तो उसका व्यावहारिक अर्थ यही है। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति पूरी स्पष्टता और निश्चितता के साथ एक लक्ष्य तय करता है, तो वो असल में अपने दिमाग के उस फिल्टर को प्रोग्राम कर रहा होता है। और तब उसे अवसर दिखने लगते हैं। हाँ, अचानक उसे ऐसे लोग, ऐसे रास्ते दिखने लगते जो हमेशा से वहीं थे, लेकिन उसकी पुरानी मानसिकता के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब ये मूल तत्व हमारा अपना फोकस ही है जो बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो आंकड़ा आता है जो सच में दिमाग को हिला देने वाला है। आप 99% वाले नियम की बात कर रहे हैं। हाँ, कि जीवन का 99% निर्माण हमारी सोच से होता है और शारीरिक श्रम केवल शेष 1% को समेटने का काम करता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब जो कुछ भी हम भौतिक दुनिया में हासिल करते हैं, वो 99% तो पहले ही हमारे दिमाग के ब्लूप्रिंट में बन चुका होता है। हाँ, और इस ब्लूप्रिंट को बनने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है, वो है संदेह। संदेह मतलब खुद पे शक करना। बिल्कुल। संदेह वो शोर है जो आपके ट्रांसमीटर के सिग्नल को खराब कर देता है। जैसे रेडियो में होता है। हाँ, अगर आप एक रेडियो स्टेशन ट्यून कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा शोर है, तो गाना साफ नहीं सुनाई देगा। एक तरफ इंसान कहता है मुझे ये मुकाम हासिल करना है, और दूसरी तरफ उसका अपना संदेह कहता है ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। और ये विरोधाभास उस 99% विचार की शक्ति को शून्य कर देता है। मतलब पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। हाँ, पूर्ण विश्वास और निश्चितता ही वो ताकत है जो दिमाग के फिल्टर को पूरी तरह से खोलती है। संदेह हमेशा अंधेरा देखता है और विश्वास रास्ता और समाधान खोजता है। एकदम सही। ये जो 99% विचार और 1% एक्शन वाला गणित है ना, ये मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा। ये वास्तव में पूरी प्रक्रिया का सार है। अगर हम एक कार का उदाहरण लें, तो वो 99% मानसिक स्पष्टता उस कार का इंजन है। और 1% शारीरिक श्रम क्या है? वो 1% शारीरिक श्रम उस कार का स्टीयरिंग व्हील है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? अगर कार में इंजन ही नहीं है या इंजन खराब है, तो आप कितना भी स्टीयरिंग घुमाते रहें, कार 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल, वो बस वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन अगर इंजन पूरी ताकत से चल रहा है, तो बस उस 1% के सही स्टीयरिंग मूवमेंट से कार अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। हाँ, बिना दिशा की मेहनत बस व्यर्थ का पसीना बहाने जैसा है। वो 1% स्टीयरिंग का घुमाव ही आपके विचारों को भौतिक वास्तविकता में उतारता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी। अगर स्टीयरिंग व्हील सिर्फ 1% है, तो ये उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देता है जिससे हमने चर्चा शुरू की थी। हाँ, कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है। तो अगर कोई इंसान दिन में 14 घंटे कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, तो क्या वो गलत कर रहा है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आ सकता है। बिल्कुल। एक आम आदमी के लिए जो शायद दिन रात एक करके 2 शिफ्टों में काम कर रहा है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, उसके लिए ये सुनना बहुत अजीब हो सकता है। हाँ, उसे ये सुनना कि सफलता कठिन परिश्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बहुत ही अजीब लग सकता है। क्या शारीरिक मेहनत पूरी तरह बेकार है? ये अजीब इसलिए लगता है ना, क्योंकि हमने शारीरिक श्रम और प्रगतिशील प्रयास के बीच का जो अंतर है उसे मिटा दिया है। प्रगतिशील प्रयास मतलब प्रोग्रेसिव एफर्ट। हाँ, मेहनत के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान को काम करना छोड़ देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ काम की प्रकृति से है। जो व्यक्ति कारखाने में 14 घंटे भारी मशीनें उठा रहा है, वो शारीरिक रूप से टूट रहा है। हाँ, वो तो है। वो स्रोत के अनुसार मजदूर की श्रेणी में आता है। क्योंकि उसका पूरा फोकस उस 1% शारीरिक बल पर है। बिल्कुल। और उसका 99% वैचारिक विजन शून्य है। वह बस एक रूटीन में फंसा है जो किसी और ने उसके लिए तय किया है। मतलब उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखने में खर्च हो रही है, कुछ नया निर्माण करने में नहीं। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या उस कारखाने के कर्मचारी को काम छोड़ देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए? नहीं, उसे काम नहीं छोड़ना है। उसे बस अपने प्रयास की दिशा बदलनी है। वो कैसे करेगा? उसे मजदूर की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रगति पुरुष बनना होगा। प्रगति पुरुष? हाँ, प्रगति पुरुष वो है जो ये समझता है कि उसका काम सिर्फ पसीना बहाना नहीं है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? बिल्कुल। मान दीजिए कोई डिलीवरी का काम करता है, दिन भर पैकेज बांटता है। हाँ, बहुत से लोग करते हैं। अगर वो सिर्फ पैकेज उठाता है और छोड़ता है,
तो वो मजदूर वाली मानसिकता में है। बस रूटीन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वो उन डिलीवरी के दौरान शहर के पूरे नेटवर्क को समझ रहा है, ग्राहकों की मांग को देख रहा है, हाँ, और ये सोच रहा है कि इस अनुभव का उपयोग करके वो अपना कोई छोटा बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है। बिल्कुल, तो वो प्रगति पुरुष है। वो अपने उसी 1% शारीरिक काम को एक बहुत बड़े 99% विजन से जोड़ रहा है। अरे वाह, इसे ही कुशल प्रयास या स्मार्ट वर्क कहा जाता है। हाँ, वो कोई अंधी दौड़ नहीं दौड़ रहा, बल्कि वो भविष्य का सृजन कर रहा है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब मेहनत तो करनी है, बिल्कुल, लेकिन वो मेहनत एक सोचे समझे विजन का हिस्सा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मशीन की तरह बस हिलते डुलते नहीं रहना। लेकिन फिर एक और व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। कैसी चुनौती? मान लीजिए विचारों का सही ढांचा तैयार कर लिया, नियम भी समझ लिए, इंजन और स्टीयरिंग का संतुलन भी बना लिया। हाँ, ये सब तो हो गया। लेकिन ये सफलता की यात्रा तो बहुत लंबी होती है ना। रास्ते में असफलताएं आएंगी, नुकसान भी होंगे, बिल्कुल, निराशा भी घेरेगी। तो इस मानसिक इंजन को लगातार ऊर्जा कैसे मिलेगी? बिना ईंधन के तो ये 99% वाली जो मानसिकता है वो ठंडी पड़ जाएगी। और यहीं पर ना ये कार्यप्रणाली एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और शक्तिशाली टूल हमारे सामने रखती है। वो टूल क्या है? वो है कृतज्ञता का स्वर्ण नियम, मतलब रूल ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। लेकिन अक्सर कृतज्ञता या आभार जताने को तो बस एक अच्छी नैतिक आदत माना जाता है ना। हाँ, लोग इसे किसी आध्यात्मिक प्रवचन का हिस्सा मान लेते हैं। तो प्रचुरता के विज्ञान में इसका क्या काम है? इस विज्ञान में कृतज्ञता एक बेहद तकनीकी टूल है। ये वो गोंद है जो इंसान को उस मूल तत्व के साथ जोड़े रखती है। कृतज्ञता असल में काम कैसे करती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं। हाँ, कि मेरे पास क्या नहीं है, कि मेरे पास पूंजी नहीं है, संपर्कों की कमी है या अर्थव्यवस्था ही खराब है। और जब ध्यान हमेशा अभाव पर होता है तो अवसर कैसे दिखेंगे? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार शिकायत करता है ना, तो उसका दिमाग तनाव हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन। हाँ, और इस स्थिति में इंसान का दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब वो केवल खतरों और कमियों को ही देख पाता है। बिल्कुल। कृतज्ञता इस पूरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया को तुरंत पलट देती है। कैसे? जब आप ईश्वर या प्रकृति या अपने आसपास मौजूद संसाधनों के प्रति आभारी होते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपके पास प्रचुरता है। और जब दिमाग शांत और प्रचुरता की भावना में होता है, तब वो रचनात्मक हो जाता है। एकदम सही। तब वो उन अवसरों को स्कैन करना शुरू कर देता है जो उस व्यक्ति के भीतर या उसके ठीक आसपास मौजूद होते हैं। इसका मतलब अवसर कहीं बाहर से उड़कर नहीं आते। बिल्कुल नहीं। वो एक तैयार और सकारात्मक दिमाग की उपज होते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका दिमाग समाधान खोजने की स्थिति में आ जाता है। हाँ, और यहाँ ना एक और बहुत ही गहरा बिंदु सामने आता है। वो क्या? क्या ये पूरी प्रक्रिया, मतलब अमीर बनना या सफल होना, केवल अपनी व्यक्तिगत तिजोरी भरने के लिए है? हाँ, क्या ये सिर्फ स्वार्थ है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह इस विज्ञान के सबसे बुनियादी नियम को ही नहीं समझ पाया है। तो स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? प्रचुरता का सिद्धांत कहता है कि धन कमाना कोई स्वार्थी कार्य नहीं है। वास्तव में सफल होकर ही मानवता को सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया जा सकता है। बिल्कुल। एक खाली बर्तन से किसी की प्यास तो नहीं बुझाई जा सकती ना। एकदम सही बात है। अगर आप खुद ही संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपने परिवार या समाज की क्या मदद करेंगे? सटीक। जब इंसान खुद प्रचुरता में होता है तभी वो समाज की मदद कर सकता है, नई रोजगार पैदा कर सकता है, या कोई नई तकनीक लाकर बड़ा बदलाव कर सकता है। हाँ, गरीबी या अभाव को महिमा मंडित करने की जो पुराने दक्यानुसी सोच है ना, उसे तोड़ना ही इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। मतलब ये पूरा विज्ञान कारण और प्रभाव पर आधारित है। बिल्कुल सही। मानसिकता कारण है और प्रचुरता उसका प्रभाव है। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही है कि हाँ, धन का निर्माण कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। नहीं, ये कोई लॉटरी का टिकट है। हाँ, ये एक तार्किक और स्पष्ट विज्ञान है। ये शुरू होता है मानसिकता से, मतलब गरीबी को अस्वीकार करने से। फिर यह उस निश्चित कार्यप्रणाली से जुड़ता है जहां विचारों की शक्ति 99% ब्लूप्रिंट तैयार करती है और कुशल प्रयास उस 1% की तरह काम करते हैं जो उसे वास्तविकता में बदलते हैं। और इस पूरी मशीनरी को जो बिना रुके चलाती है वो है कृतज्ञता। बिल्कुल।
अब इस चर्चा के अंत में यह स्रोत हम सभी के लिए एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। हाँ, वो सवाल सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सफलता की पूरी इमारत उस 99% बनाम 1% के नियम पर टिकी है। तो इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए कि वो अपनी दिनचर्या की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहा है। सही दिशा में या गलत दिशा में? हाँ, अगर धन और सफलता का 99% निर्माण सोच और विजन से होता है और शारीरिक श्रम केवल वो 1% है जो दिशा तय करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान अपना 99% समय सिर्फ उस 1% की अंधी दौड़ में पसीना बहाने में बर्बाद कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। उस 99% वैचारिक स्पष्टता को कैसे आकार दिया जा रहा है, अंततः वही इस बात का फैसला करेगा कि हमारे सफर का अंत कहाँ होगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।